वेलकम फ्रेंड्स डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको संविधान की सीरीज़ जो है बनाई जा रही है। तो ऐसे में हमारी संविधान से संबंधित ये तीसरी वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी जो नेक्स्ट दो वीडियो है, वो प्रीवियस जो दो वीडियो है आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में जो है जाकर बैक वीडियो में देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में संविधान सीरीज़ के नाम से जो है प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हम जो नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं वो एक एग्जाम के पर्पज़ से और नॉलेज के पर्पज़ से, दोनों के पर्पज़ को देखते हुए बिहाफ पे रखते हुए बनाई जाती है। अब ऐसे में फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है वीडियो आपके नॉलेज के पर्पज़ से और एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। संविधान सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो, दो वीडियो हम डाल चुके हैं। इसके अलावा आप हमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप, तीनों चारों में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इसकी अपडेट मिलती रहती है और वहाँ पर भी नई नई जानकारी हम और मिलती रहती है। ये सारी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको जो है PDF के रूप में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे पे मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप PDF के रूप में इसको नोट्स के रूप में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे संविधान सीरीज की पार्ट तीसरी वीडियो में। तो तीसरी वीडियो में हम पिछली दो वीडियो की ओवरव्यू बताएं, तो हमने पिछले दो वीडियो में आपको संविधान के संबंधित प्रथम पार्ट में हमने बेसिक नॉलेज बताई थी। बेसिक नॉलेज के बाद हमने सेकंड वीडियो में आपको जो है ये बताया था कि भारतीय संविधान का इतिहास शुरू हो चुका है हमारा, और संविधान के इतिहास में हमने जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बताए थे, इससे संबंधित प्रावधान बताए थे, जिसमें पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था, जो कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसके बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद चार्टर्ड एक्ट आते गए, जो भी 20-20 साल के प्राइवेट से जो है भारत में संचालित करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए चार्टर्ड एक्ट। लास्ट चार्टर्ड एक्ट दिया गया था 1853 में, जिसमें जो है कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं था कि ये 20 साल के लिए रेगुलेट होगा। तो ऐसे में जो है आगे चलकर यहाँ पर जो है इस संविधान की इतिहास में बात करें तो एक नया एक्ट आया और भारत शासन अधिनियम जो बनकर आया था, जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत को संचालित करने का जो है शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन लिया था और अपने हाथ में ले लिया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को संचालित करने के लिए एक भारत सचिव व भारत मंत्री पद की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, जो मार्ले यहाँ के वॉयसराय थे और सचिव मिनटों थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। अब आज की जो वीडियो बात करें, तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे जो 1858 का अधिनियम था, उसके बाद नया अधिनियम आया था 1909 में, जो भारत शासन अधिनियम जो है 1909 के नाम से, या लॉर्ड मैग्यूटो या चेम्सफोर्ड अधिनियम, तीनों नाम से भी यह जाने जाता है। तो इसकी बात करें तो यह अधिनियम जो है, इसकी कुछ खास बात यह है कि इस टाइम जो है मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऐसे में 1917 में जो है मॉन्टेग्यू भारत सुधार के लिए एक रिपोर्ट रखी थी उन्होंने, और इस रिपोर्ट में बहुत सारे प्रावधान बनाए गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो यहाँ पर एक प्रस्तावना भी जोड़ी गई थी, जिसमें पहली बार प्रस्तावना शब्द के अंतर्गत उत्तरदायी शासन शब्द को भी यहाँ पर जोड़ा गया था। और 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें अंग्रेजों का साथ भारतीय लोगों ने दिया था। इसलिए जो है यहाँ पर अंग्रेज कुछ फायदा करने वाले हैं आगे चलकर भारत के लिए। और 1915-16 में होम रूल मूवमेंट्स भी आया था। 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें अगर बात करें तो नरम दल और गरम दल, दो दलों में जो है कांग्रेस को बीच में मतभेद हो गया, तो दो दलों में टूट गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। और मुस्लिम लीग के दोनों जो गरम दल के नरम दल थे, उन दोनों जो में विभाजन हुआ था, वो उनके बीच में समझौता हो जाता है इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1919 के अंतर भारत शासन अधिनियम जो है, इसकी प्रस्तावना में उत्तरदायी शब्द को यहाँ पर उल्लेखित कर दिया जाता है समझौता होने के बाद। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर 1919 अधिनियम के कुछ खास बात, तो इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच में जो है विषयों का बंटवारा अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था, कि केंद्र किस नियम से संबंधित चलेगा, राज्य किस नियम से संबंधित जो है विधि कानून वगैरह बना सकता है। और राज्य और केंद्रों की गतिविधियां की बात करें तो यहाँ पर बताया गया था कि राज्यों की गतिविधियां गवर्नर के हाथों में, और केंद्रों की गतिविधियां जो है गवर्नर जनरल के हाथों में यहाँ पर डाली गई थी।
वो गवर्नर जनरल के हाथों में तो राज्यों की गतिविधियां और केंद्र की गतिविधियां गवर्नर के हाथों में यहाँ पर डाली गई थी, तथा इस अधिनियम के माध्यम से जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू हो गई थी। और यहाँ पर बात करें तो इसका अर्थ यहाँ पर यह बताया गया था, हस्तांतरित कर दिया गया था, दो विषयों से विभाजन कर दिया गया था शासन को। जो है हस्तांतरित विषयों में प्रशासन प्रांतीय गवर्नर और कार्यकारी सदस्यों के माध्यम से जाना जाता था, जबकि आरक्षित विषयों में अगर बात करें तो आरक्षित विषयों में यहाँ पर प्रशासन प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में चुने हुए मंत्रियों के द्वारा चलाया जाने लगा था। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विषयों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया था, जो यहाँ पर से फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से केंद्र के हाथों में कौन से विषय डाले गए थे और राज्य के हाथों में कौन कौन से विषय डाले गए थे। यहाँ पर अधिनियम के माध्यम से जो है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। केंद्र के अंदर 2 सदन बनाए गए थे, जिसमें केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य विधान परिषद का नाम से जाना गया था। विधान परिषद के लिए जो है सदस्य 145 निर्धारित की गई थी। वहीं अगर बात करें तो राज्य परिषद के लिए 60 सदस्यों का निर्धारण किया गया था, जिनका कार्यकाल विधानसभा में जो है 5 साल और राज्यसभा में विधानसभा में 3 साल और राज्यसभा में 5 साल बनाया गया था। ये केंद्र का स्ट्रक्चर बनाया गया था इस प्रकार से फ्रेंड्स। और उस समय मतदाताओं की संख्या 3% से बढ़ाकर 10% कर दी गई। मतलब यहाँ पर बताया गया था, ध्यान देने योग्य बात ये रही थी कि यहाँ पर इस दौरान मताधिकार संपत्तियों का आधारित होती थी। संपत्ति के आधार पर जो है मत दे सकते थे, तो उसमें जो है मतदाताओं की संख्या 3% से 10% हुई थी। इसके तहत जो है नया जो अधिनियम आया था, इसके तहत प्रांतीय गवर्नर की जो है यहाँ पर कार्यकारिणी कम से कम जो है प्रांतीय गवर्नर की जो कार्यकारिणी सदस्य थी, उन सदस्य मंडली थी, उसमें एक भारतीय सदस्य का होना अनिवार्य कर दिया गया था। अगर कार्यकारिणी सदस्य मंडली में बात करें तो कुल 8 सदस्य होते थे, जिसमें 3 भारतीय होंगे। और इसके अलावा जो है अधिनियम विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इसके द्वारा जो है बढ़ोतरी की जा सकती थी। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया था। इसके अलावा निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सदन में सरकारी सदस्यों की सदस्य 20% से अधिक नहीं होंगे और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% से कम होगी। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार दिया गया था कि मद्रास भारत का ऐसा राज्य है जिसमें 1921 में महिलाओं के मताधिकार दिया गया था। मद्रास के अंदर जो है महिलाओं को मताधिकार का यहाँ पर जो है हिस्सा लेने का जो है अनुमति दे दी गई थी, जिसमें 21 वर्ष की अधिक की महिलाओं को ही मत अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और गठन का प्रावधान भी किया गया था, जो कि भारत में लोक सेवा को आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार था। इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान भी किया गया था कि भारत और इंग्लैंड दोनों में जो है सिविल परीक्षा का आयोजन एक साथ किया जाएगा। 1922 के में जो है भारत और इंग्लैंड दोनों की जगह पर सिविल परीक्षाओं का एक साथ आयोजन होने लगा था। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि सिविल सेवा भारत में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। वो 1919 के एक्ट के तहत की गई थी। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ, जिसमें आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई को जोड़ा गया था। इस अधिनियम में पहली बार देशी रियासत के राजाओं को जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस अपना राजा चुनने के लिए नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत जो है 10 वर्षों में इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। यह भी बात की गई थी कि हर 10 वर्षों में जो है आने वाले 10 वर्ष के बाद में 1919 के मतलब 29 के समथिंग जो है इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा की बात करें तो यहाँ पर बाद में जो है 1927 के अंतर्गत समीक्षा करने के लिए यहाँ पर साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, जिसके जो है अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था यहाँ पर सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है सभी सदस्य जो है अंग्रेजों से चुने गए थे, तो इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है। तो जब ये भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर उनके सामने एक नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी 1928 में।
उन्होंने यहाँ पर घूमे पूरे भारत में। तो नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी उनके सामने। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था मोतीलाल नेहरू एक वकील थे जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें 3 प्रमुख बातें रखी थी कि एक तो अधिराज्यीय डोमिनियन स्टेट चाहिए हमें, और एक मौलिक अधिकार हमारे को अलग से प्रदान किया जाए। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक रिपोर्ट भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी यहाँ पर रखा गया था जिसको स्वीकार कर लिया गया था। इसी नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय संविधान का जो है पहला कदम माना जाता है कि भारत में संविधान बनाने का पहला कदम किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। यहाँ पर बात करें तो 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने 14 सूत्र रखे थे बनाकर, जो इसको भीमराव अंबेडकर ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कहा गया था कि ये 14 सूत्र ही भारत विभाजन का सबसे बड़ा कारण बने थे। इस किताब को आप पढ़कर देख सकते हैं। यह किताब में इस प्रकार की बातें को क्यों कहा है तो वो सारी जानकारी आपको मिल सकती है। 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस का इस लाहौर अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भारत का बना लिया गया था। यहाँ पर बदलते मतभेदों के कारण 1930, 31, 32 में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बातचीत की और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में करवाया गया था। तो इस समय में 1931 में गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जो है लंदन में सेकंड गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण था गांधी और अंबेडकर के बीच जो है मतभेद हो गया था। और ये मतभेद का कारण बात करें तो दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल करने की जो है अंबेडकर ने यहाँ पर मांग की थी, इसलिए दोनों के बीच जो है मतभेद हुआ। और 16 अगस्त 1932 में जो है सांप्रदायिक पंचाट में यह घोषणा की गई थी कि अब दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। और ऐसे में दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया और गांधी जी ने आमरण अनशन यहाँ पर इसके बाद जो है किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट के बाद 1932 में जो है दलितों को यहाँ पर अलग से आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। और अंबेडकर ने जो है दलितों के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल करने की जो है यहाँ पर मांग को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन के सामने इस प्रकार की जो है बातों को रखा गया था। तो 1919 का जो है यहाँ पर अधिनियम जो इस प्रकार से चलता है। अब आगे जो है 1919 के अधिनियम के बाद अधिनियम की कुछ शासन प्रणाली यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट बात करें तो कुछ 15 साल तक चलती है और 1935 का एक अलग से अधिनियम बनकर आ जाता है आगे। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।